नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सड़क किनारे मरी मिली कई मुर्गियां, सभी पेरेंट प्रजाति की। पशु चिकित्सा विभाग ने किया डिस्पोज। सैंपल जांच के लिए भेजा, रिपोर्ट का इंतजार। बालोद जिले में सड़क किनारे बड़ी संख्या में मरी हुई मुर्गियां मिली हैं। रविवार को रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने सड़क किनारे मरी मुर्गियों को देखने के बाद पशु चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दी गई। पूरा मामला नेशनल हाईवे 930 के जबरुआ गांव का है। जानकारी मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों ने बताया कि सभी मुर्गियां पेरेंट प्रजाति की हैं। सैंपल लेकर सभी मुर्गियों को डिस्पोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले ही रायगढ़ में बर्ड फ्लू का भी मामला सामने आ चुका है। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक TL सहारे ने बताया कि मुर्गियों की मौत का कारण जानने के लिए सैंपल लिया गया है। इसे जांच करने के लिए आगे भेजा जाएगा। जांच के बाद ही उनकी मौत की वजह पता चल पाएगी। जानकारी के मुताबिक जिले में बीते साल मुर्गियों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी, जो धीरे धीरे पक्षियों में फैलती गई। इसके चलते कई मुर्गियों की मौत हो रही थी। इस बीमारी से पोल्ट्री फार्म संचालकों को लाखों का नुकसान भी हुआ था। आज फिर भी बड़ी संख्या में मृत मुर्गियों मिलने से पोल्ट्री फार्म संचालक चिंतित हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 दिन पहले रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टर्स को कंट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश दिए थे। पेरेंट्स प्रजाति की मुर्गियां लेयर्स या बॉयलर पैदा होती हैं। ये मुर्गियां अंडे और मांस देने वाली होती हैं। पेरेंट्स स्टॉक मुर्गियां की एक नर लाइन और एक मादा लाइन होती है। इनसे बनी लेयर्स और बॉयलर मुर्गियों का इस्तेमाल कभी भी ब्रीडर तौर पर नहीं किया जाता। बालोद जिला पंचायत चुनाव में दिलचस्प मुकाबला। पूर्व उपाध्यक्ष संजय चंद्राकर और पार्षद का चुनाव हार चुके टोमन साहू आमने सामने। बालोद जिले में जिला पंचायत चुनाव को लेकर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिले के पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस नेता संजय चंद्राकर 5 साल बाद एक बार फिर अपनी पुरानी सीट वार्ड नंबर 10 से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर भाजपा ने शहर निवासी टोमन साहू को मैदान में उतारा है, जो लगभग 10 साल पहले नगर पालिका पार्षद का चुनाव हार चुके हैं। यह सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और अब तक इस पर किसी साहू समाज के प्रत्याशी का कब्जा नहीं हुआ है। पहले चंद्राकर और फिर सिन्हा का यहां प्रतिनिधित्व रहा है। संजय चंद्राकर, जो विधानसभा की दावेदारी भी कर चुके हैं, कि उम्मीदवारी भाजपा के लिए चुनौती मानी जा रही है। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह मुकाबला ग्रामीण और शहरी प्रत्याशी के बीच है। जनता के सामने यह चुनाव स्थानीय गांव के निवासी और शहर में रहने वाले प्रत्याशी के बीच विकल्प प्रस्तुत करता है। यह सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय चंद्राकर की पुरानी सीट होने के कारण VIP सीट के रूप में जानी जाती है। पिछली बार आरक्षण के कारण चंद्राकर चुनाव नहीं लड़ पाए थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश किरवानी ने कहा कि जिला पंचायत की सभी सीटों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम जीत कर आएँ। पिछले 2 बार से यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और हम हैट्रिक मारने की उम्मीद के साथ यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं। बात करें जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की, तो यह कांग्रेस का सीट है और विपक्ष से चुनाव लड़ने वालों के लिए मैं वही कहना चाहूँगा। उनके कुछ लोग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, तो पंचायत चुनाव में भाजपा के लिए अब जनता ही यह तय करेगी कि वोट आखिर किसको देना है। आपको बता दें कि टोमन साहू इससे पहले नगर पालिका परिषद बालोद में लगभग 10 वर्ष पूर्व नगर पालिका का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसके कारण जनता असमंजस में है कि उनका वास्तविक सीट बालोद शहर है या फिर करही भदर। ग्रामीण संशय की स्थिति मतदाताओं के मन में है। सुई खदान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। 258 मतदान दल रवाना। 160 ग्राम पंचायतों में कल होगा मतदान।
सुई खदान जनपद पंचायत क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 का पहला चरण कल 17 फरवरी को होगा। जिला पंचायत जनपद सदस्य, पंच और सरपंच पदों के लिए होने वाले इस चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुई खदान स्थित नए मंगल भवन में बने स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री का विवरण किया गया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल और जिला पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने हरी झंडी दिखाकर मतदान दलों को रवाना किया। 258 मतदान के दल रवाना। सुई खदान विकासखंड की 160 ग्राम पंचायतों में स्थापित मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए कुल 258 मतदान दलों का गठन किया गया है। सुबह से ही मतदान कर्मी सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचकर आवश्यक सामग्री का मिलान और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने में जुट रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदान दलों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। एक रेलवे स्टेशन 2027 तक होगा तैयार। स्टेशन के पहले और दूसरे तल पर होंगे एयरपोर्ट की तरह पूरे बोटिंग हॉल, फूड कोर्ट लगाई जा रही 42 लिफ्ट। राजधानी के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम शुरू हो गया है। स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा प्रवेश और निकास द्वार रहेगा। यहाँ 42 मिनट और 21 एक्सलेटर लगाए जाएंगे। स्टेशन की बिल्डिंग में विशाल कंकोर्स परिसर, 4 नए बड़े फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाएं और 4 बड़ी कार पार्किंग बनाई जाएगी। स्टेशन के आकार को बढ़ाने के लिए रेलवे कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। गुढ़ियारी की तरफ पार्किंग को तोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। स्टेशन के दोनों तरफ मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होगा। अभी गुढ़ियारी की तरफ निर्माण शुरू हो गया है। BTRS बस टिकट काउंटर के पास अस्थायी भवन बनाया जा रहा है। यहाँ पार्सल और आरक्षण काउंटर को शिफ्ट किया जाएगा। स्टेशन में संचालित कार्यालय को भी इसी में शिफ्ट किया जाएगा। 412 करोड़ रुपए होंगे खर्च, दोगुना हो जाएगा परिसर। 42 अत्याधुनिक लिफ्ट लगाई जाएंगी, कैमरे भी लगे रहेंगे। 21 एक्सलेटर लगाए जाएंगे ताकि परेशानी ना हो। 6 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, चौड़ाई 6 मीटर। 4 मल्टी लेवल पार्किंग में 2200 गाड़ियाँ पार्क हो सकेंगी। 2067 तक के लिए तैयार हो रहा स्टेशन। 2 फ्लोर में 20,000 वर्ग फीट एरिया। ग्राउंड फ्लोर से सीधे बोटिंग एरिया में जाएंगे। यहाँ 1400 यात्री बैठ सकेंगे। स्टेशन बिल्डिंग के बीच में ट्रैक के ऊपर बनेगा वेटिंग एरिया। इसमें स्टॉल सहित खाने पीने की सुविधा रहेगी। पूरी बिल्डिंग में सेंट्रल AC रहेगी। जाने वाले यात्री बोटिंग हॉल से, वेटिंग हॉल से लिफ्ट या फिर एक्सीलेटर से प्लेटफार्म पर जा सकेंगे। रायपुर आने वाले पैसेंजर लिफ्ट, एक्सीलेटर और सीढ़ी से सीधे फुट ओवर ब्रिज जाएंगे। दोनों छोर के स्टेशन बिल्डिंग के प्रथम तल पर आएंगे। इसके बाद बाहर निकलेंगे। स्टेशन आने और जाने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग रास्ता रहेगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। इसमें कार पार्किंग की सुविधा रहेगी। मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी के लिए जगह छोड़ा गया है। प्लेटफार्म 1 के पास एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बनेगा। इसमें यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा रहेगी। इसमें खाने पीने, मसाज की भी सुविधा रहेगी। सभी प्लेटफार्म नए बनाए जाएंगे। स्टेशन के दोनों तरफ ग्रीनरी एरिया 7500 स्क्वायर मीटर में डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें पार्क, अलग अलग किस्म के पौधे रहेंगे। प्रथम तल पर फूड कोर्ट रहेगा। गुढ़ियारी और सिटी तरफ 2 एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बनेगा। इसी डॉर्मेट्री की सुविधा सेकंड फ्लोर में रहे। पहली बार जंगल सफारी में दिखेंगे अफ्रीकी जेब्रा और मीरकैट। सेंट्रल जू अथॉरिटी से हरी झंडी मिली। गर्मी में लाए जाएंगे विदेशी जानवर। छत्तीसगढ़ के लोग नवा रायपुर में अब विदेशी जानवर को भी देख सकेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के जू में इसी महीने जेब्रा और मीरकैट जैसे आकर्षक अफ्रीकी वन्य प्राणियों का जोड़ा पहुंच रहा है। करीब 2 साल से सफारी की शोभा बढ़ाने के लिए जेब्रा लाने की कवायद चल रही थी। अब इसमें सफलता मिली है। गुजरात जामनगर का प्राइवेट जू प्रबंधन 2 भालुओं के बदले जेब्रा और मीरकैट का जोड़ा देने को तैयार हो गया है। 23 फरवरी को टीम यहां से रवाना होगी। 3-4 दिन के भीतर यानी इसी महीने में उन्हें नवा रायपुर लाया जाएगा। उन्हें 21 दिन
क्वारंटाइन रखने के बाद छोड़ा जाएगा, जहां पर्यटक उन्हें देख सकेंगे। 2.5 करोड़ आ रहा था अफ्रीका से लाने का खर्च। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दोनों वन्य प्राणियों के ट्रांसपोर्टेशन की मंजूरी दे दी है। उसके बाद जंगल सफारी प्रबंधन ने उन्हें लाने के लिए डॉक्टरों और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की टीम बना दी है। विशेष रेस्क्यू वाहन में सफारी से भालू के जोड़े को गुजरात जामनगर ले जाया जाएगा। वहां से एक जोड़ा जेब्रा और एक जोड़ा मीरकेट लाया जाएगा। ये वन्य प्राणियों को इसी महीने लाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यहाँ लाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रखने के बाद बारे में छोड़ा जाएगा। इस दौरान 24 घंटे डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम उनकी निगरानी करेगी। धमसिल गढ़वी, डायरेक्टर नवा रायपुर जंगल सफारी में 8 बाड़े तैयार। जंगल सफारी के भीतर जू में 32 बाड़े हैं, इनमें नए बने 8 खाली हैं। पिछली सरकार में इन बाड़ों को बनाने की मंजूरी देने के साथ ये भी तय किया गया था कि इन बाड़ों में विदेशी वन्य प्राणियों को रखा जाएगा ताकि जंगल सफारी का क्रेज बना रहे। इन बाड़ों को बनाने में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये विदेशी जानवर आएंगे अफ्रीकन जिराफ, चिंपांजी, इंसानों जैसे हरकत करने वाले औरंग उटांग, अफ्रीकी ओरिक्टस। पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर, थाना घेर नारेबाजी की। अंबिकापुर में पूर्व पार्षद पर जमीन बेचने के नाम पर 25 लाख की ठगी का आरोप। अंबिकापुर में जमीन का सौदा कर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाकर युवक ने गांधीनगर थाने का घेराव कर दिया। युवक का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उन पर समझौता करने का दबाव बनाया। पूर्व पार्षद एवं अन्य लोगों ने फर्जी तरीके से ऋण पुस्तिका बनवाकर युवक से जमीन बेचने का सौदा किया था एवं लाखों रुपए की ठगी की है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के दर्रीपाड़ा निवासी पिंटू गुप्ता ने आरोप लगाया है कि भगवानपुर निवासी पूर्व पार्षद दिलीप धर, अग्रसेन वार्ड निवासी राजेश अग्रवाल व एक राकेश अग्रवाल ने जमीन बेचने के नाम पर 35 लाख रुपए किस्तों में ले गए। जमीन के दस्तावेज सही नहीं हैं। नजुल भूमि का फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर दिलीप धर और अन्य ने जमीन का सौदा कर राशि ले ली। पिंटू गुप्ता ने बताया कि फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर पिंटू गुप्ता ने राशि वापस मांगी तो 10 लाख रुपए वापस किया। 13 लाख रुपए का एक चेक उन्होंने दिया था जो बाउंस हो गया। अब बोल रहे हैं कि वे पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। पिंटू गुप्ता ने बताया कि गांधीनगर टीआई ने कहा कि बात कर लो और समझौता कर लो। दिलीप धर द्वारा कहा जा रहा है कि वह 13 लाख रुपए कल दे देगा, बाकी नहीं देगा, जो करना है कर लो। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पिंटू गुप्ता ने मामले की जानकारी साथी युवक को दी तो युवक ने नेता राकेश सिंह सहित अन्य लोग थाने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। थाना प्रभारी मोरध्वज ने युवकों को समझाइश दी तो युवक शांत हुए। गांधीनगर पुलिस ने फिलहाल मामले को जांच में बताया। सुन न पाने वाली बच्चियों का डांस देख हैरान हुए। बिना साउंड वाली ताली मुख्यमंत्री ने बजाई। दिव्यांग बोले जोड़े शादी के बंधन में बंधे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिव्यांग सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में सुन ना पाने वाली बच्चियों ने डांस किया। वो म्यूजिक सुन नहीं पा रही थी मगर उन्हें ट्रेनिंग ऐसी मिली थी कि हर बीट पर परफेक्ट डांस किया। ये देखकर मुख्यमंत्री भी हैरान दिखे। उन्होंने इन बच्चियों को मंच पर बुलाया और साइन लैंग्वेज में बिना आवाज़ वाली ताली हथेली हिलाकर बजाई। ये बच्चियाँ कोपलवाड़ी सेंटर में पहुंची थी। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। दिव्यांगजन सामूहिक विवाह समारोह में 31 दिव्यांग जोड़े शादी के बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों के सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए कहा कि यह आयोजन सामाजिक समरसता और दिव्यांगजनों के उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक इस योजना की 12 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिससे प्रदेश की माताओं और बहनों को आर्थिक संबल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियां समाज का आधार स्तंभ है। वे न केवल परिवार को जोड़ती हैं बल्कि संस्कारों की वाहक भी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने 1 दशक पूरा कर लिया है, जिससे बालिकाओं के सशक्तिकरण में अभूतपूर्व सफलता मिली है। गरियाबंद में आचार संहिता के बावजूद अवैध शराब की तस्करी। ओडिशा के 142 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 फरार। गरियाबंद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद अवैध शराब की तस्करी थामने का नाम नहीं ले रही है। अमलीपदर पुलिस ने उड़ीसा से लाई गई भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी लोकेश्वर साहू और अरुण त्रिपाठी से 182 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। थाना प्रभारी फैजुल शाह के अनुसार आरोपी बीरी घाट नदी तट पर शराब छिपा कर रखते थे और वहां से छोटी छोटी मात्रा में सीमावर्ती ढाबों में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में एक और आरोपी की तलाश जारी है। यह क्षेत्र पहले भी अवैध शराब तस्करी के लिए चर्चा में रहा है। इसी इलाके में 23 जनवरी को पुलिस ने 223 लीटर अवैध शराब जब्त की थी और एक आरोपी को जेल भेजा था। इसके बावजूद गिरोह के अन्य सदस्य शराब की तस्करी में लिप्त रहे। एसपी निखिल राखेचा के निर्देश पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि आचार संहिता के दौरान भी अवैध शराब का कारोबार जारी है, जिस पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। सूर्यकांत या मनोज में से कोई एक बनेंगे सभापति। 14 एआईसी के लिए मंथन शुरू। महापौर की शपथ के बाद तैयार हो जाएंगे शहर सरकार की नई टीम। रायपुर में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद नगर निगम में जल्द ही सभापति और एमआईसी सदस्यों का चुनाव होगा। रायपुर नगर निगम में इस समय प्रशासक बैठक हुए। राज्य शासन की ओर से प्रशासक की नियुक्ति को शून्य करने और नए महापौर समेत पार्षदों के निर्वाचन का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी के साथ नगर निगम में सामान्य सभा बुलाई जाएगी। इसमें सभापति का चयन होगा। सभापति के चयन के बाद महापौर मीनल चौबे चार्ज लेंगी और अपनी एमआईसी का गठन करेगी। इसी के साथ सभी 10 जोनों में एक एक जोन अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अभी 10 जोनों में भाजपा से ही अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। संख्या बल में कम होने के कारण कांग्रेस किसी भी जोन में अध्यक्ष के लिए दावा ही नहीं कर पाएगी। सभापति की दौड़ में सबसे आगे 4 बार के पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर का नाम सबसे आगे चल रहा है। राठौर काफ़ी तेज तर्रार और अपने सधे हुए तर्कों से निष्पक्ष को करारा जवाब देने में माहिर हैं। नियम कानून और नगर निगम के प्रावधानों की भी अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए सभापति की दौड़ में उनका नाम प्रबलता से लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने खुद किसी भी तरह से अपनी दावेदारी से इनकार करते हुए अपना फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। उनका कहना है कि पार्टी जैसा आदेश करेगी उन्हें स्वीकार्य होगा। दूसरी तरफ पिछले कार्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष रहे मनोज वर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा चल रही है। वे बृजमोहन खेमे से माने जाते हैं। नगर निगम में महापौर मीनल चौबे मुन्नत खेमे से हैं। इस समीकरण के आधार पर महापौर के बराबर सभापति के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए उनका नाम भी लिया जा रहा है। वे सभापति नहीं बनाए जाएंगे तो एमआईसी में बड़ा विभाग दिया जाएगा। निगम सूत्रों का कहना है कि सभापति अपने जोन का अध्यक्ष भी होता है। सूर्यकांत राठौर सभापति बनते हैं तो वे जोन 2 के अध्यक्ष भी होंगे। अगर मनोज वर्मा के सभापति बनाया जाता है तो वे जोन 4 के अध्यक्ष भी रहेंगे। नगर निगम में 14 एमआईसी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसमें वरिष्ठता और नए चुनकर आए तब तथा महिला पार्षदों को एडजस्ट किया जाएगा। रायपुर नगर निगम में 4 विधानसभा आते हैं। चारों में भाजपा के विधायक हैं।
हर विधायक अपने खेमे से चुनकर निगम में पहुंचे पार्षदों को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि जो लोग एमआईसी में नहीं आ सकेंगे उन्हें जोन अध्यक्ष के रूप में एडजस्ट किया जाएगा। पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल में एमआईसी और जोन अध्यक्षकों की नियुक्ति होगी। जोन अध्यक्षकों के लिए फॉर्म भी नहीं भर पाएगी कांग्रेस। चुनाव में कांग्रेस की इतनी बुरी तरह हार हुई है कि वे निगम में न तो मजबूत विपक्ष की स्थिति में रहेंगे और न ही जोन अध्यक्षकों के लिए दावेदारी कर पाएंगे। जोन अध्यक्ष के लिए हर जोन में एक प्रत्याशी और एक प्रस्ताव और एक समर्थक होना जरूरी है। कांग्रेस के पास सभी 10 जोनों के लिए प्रत्याशी ही नहीं हैं। उनके महज 7 पार्षद ही जीते हैं। ऐसी स्थिति में वे सभी जोनों में जोन अध्यक्ष के लिए फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। ये है एमआईसी की दौर में सरिता आकाश दुबे, दीपक जायसवाल, साधना प्रमोद साहू, गज्जू साहू, अमर गिडवानी, गायत्री सुनील चंद्राकर, रामहीन कुर्रे, अवतार बागल, सुमन अशोक पांडे, आशु चंद्रवंशी, डॉक्टर अनामिका सिंह, स्वप्रिल मिश्रा, गोपेश साहू, संतोष साहू। सामान्य सभी रहेगी औपचारिकता। मजबूत विपक्ष के अभाव में नगर निगम में सामान्य सभा महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी। महापौर और उनकी एमआईसी के सदस्य जो भी प्रस्ताव जाएंगे उस पर सामान्य सभा में चर्चा के लिए कांग्रेस के महज 7 प्रत्याशी हैं। इनमें संदीप साहू की एकमात्र सीनियर पार्षद हैं। शेष मुशीर समेत 5 महिला पार्षदों को नगर निगम का अनुभव ही नहीं है। वे अपनी बातें रख सकते हैं। जसपुर की नाबालिग को तेलंगाना से किया रेस्क्यू, शादी का झांसा देकर भगा ले गया, फिर किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पत्थल गांव थाना क्षेत्र से लापता 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को तेलंगाना से बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल के अनुसार 23 अगस्त की रात को लड़की अचानक घर से लापता हो गई थी। 26 अगस्त को पीटा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी टीम और मुखबिर की मदद से पता लगाया कि लड़की तेलंगाना के सीधे पेठ जिले के करका पतला करकुट थाना मारकुप में है। पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से कराया मुक्त। पुलिस की टीम ने तेलंगाना पहुंचकर नाबालिग को आरोपी युवक के कब्जे से मुक्त कराया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा देकर भगाया और उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 64(2), एम 87 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 400 के तहत मामला दर्ज कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जसपुर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार गुमशुदा बच्चों की तलाश कर रही है। अब तक 140 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया जा चुका है। यह अभियान लगातार जारी है और पुलिस प्रदेश व अन्य राज्यों में जाकर लापता बच्चों की तलाश में जुटी है।